ब्रेक के बाद स्वागत। बढ़ते आगे, बड़ी खबर हजारीबाग से है, जहां बरकट्ठा प्रखंड क्षेत्र में यज्ञ नगर भ्रमण के दौरान पथराव किया गया। इस दौरान हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच हिंसक झड़प के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। बरकट्ठा के झुरझुरी गांव में नगर भ्रमण के दौरान पथराव किया गया, जिसमें कई महिलाओं के घायल होने की सूचना है। बताया जा रहा है कि तरबेचवा मस्जिद के पास पथराव की घटना हुई। पथराव और हिंसा से नाराज लोगों ने जीटी रोड जाम कर दिया, आगजनी की विरोध जताया। जानकारी के मुताबिक उपद्रवियों ने घर में रखे पुआल में आग लगा दी, जिस कारण करीब 6 जगह आग लगी। घटना को देखते हुए पूरा इलाका पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। अतिरिक्त एसपी अरविंद कुमार सिंह ने भी यह स्पष्ट किया है कि जो भी व्यक्ति कानून तोड़ेगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया के ऊपर भी नजर बनाए रखा गया है। किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न देने की अपील भी की गई है। सुशांत हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़े हुए हैं। सुशांत, अभी क्या स्थिति है? देखिए राहुल, आपको बता दी कि जिस तरीके से देर रात्रि तक सामाजिक सौहार्द बिगड़ा था, उसके बाद जो है पुलिस प्रशासन ने कंट्रोल में कर लिया। अभी की स्थिति जो है नियंत्रण में है, हम कह ले तो सामान्य है। वहीं हजारीबाग एसपी ने सीधे कहा है कि जो भी इस घटना को अंजाम दिए या फिर जो भी उपद्रवी है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। उन पर जो है आगे की प्राथमिकी की जो प्रक्रिया है वो जारी है। जी चलिए, शुक्रिया सुशांत इस अपडेट के लिए आपका। और इसी बीच आपको पूर्णिया से भी बड़ी खबर बताएं, जहां बीमा भारती को धमकी दी गई है। पूर्व एमएलए बीमा भारती को धमकी मिली है। फोन पर जान से मारने की धमकी दी गई। अपराधियों ने रंगदारी की मांग की। 12 अप्रैल को धमकी भरा फोन आया था। फुलवारी शरीफ थाना में इसकी शिकायत भी दर्ज की गई है। पूर्णिया पुलिस को भी इसकी सूचना दी गई। आपको बता दें कि धमकी के वक्त पटना में थी बीमा भारती। बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं, जहां बीमा भारती को जान से मारने की धमकी दी गई। फोन पर जान से मारने की धमकी भरा कॉल आया और रंगदारी भी अपराधियों की तरफ से मांगी गई। हालांकि जिस वक्त ये फोन आया उस वक्त बीमा भारती पटना में मौजूद थी। फोन उठाए तो हम बोले कि कौन बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं। तो उधर से जो है कि बोल रहा था, इधर से हम जो बोल रहे थे तो उसका जवाब ही नहीं दे रहा था। सीधा कह रहा था कि अवधेश मंडल जेल में है, इसका बेटा भी जेल में है और जो है कि कभी भी घर घुस के मार देंगे, पैसा का बात कर रहा था। उन्होंने भी कहा कि वहाँ एप्लीकेशन एगो मैडम दे दीजिए। तो हमने फुलवारी थाना में एक एप्लीकेशन दे दिए हैं। यहाँ पर आप जो है कि देखते हैं कि क्या कार्रवाई होता है, क्योंकि मन में डर सा बना रहता है कि एक जो है कि घर में भी एक डकैती हुआ हाल फिलहाल, और जो है कि घर में हम लोग 2 ही परिवार हैं, एक बेटी है एक हम है, और क्षेत्र में दौरा करते हैं। हम एसपी साहब से आग्रह भी किए थे, विनती भी किए थे कि हमारा हाउस गार्ड रहने दीजिए। आज से जेएमएम के 2 दिवसीय अधिवेशन की रांची में शुरुआत होने जा रही है। इसमें राजनीतिक प्रस्ताव पारित होंगे, साथ ही केंद्रीय कमेटी के सदस्यों का भी चुनाव होगा। माना जा रहा है कि अपनी काबिलियत का लोहा मनवा चुकी कल्पना सोरेन को पार्टी की कमान या फिर कोई बड़ा पद दिया जा सकता है। इस बीच बीजेपी ने परिवारवाद के मुद्दे पर तंज कसा है, जिस पर जेएमएम ने नाराजगी जताते हुए पलटवार किया। पूरी खबर जानिए इस रिपोर्ट में। सोरेन को बड़ा पद मिलने की संभावना जाहिर की जा रही है। माना जा रहा है कि उन्हें संगठन में अहम ओहदा मिल सकता है। इधर जेएमएम के अधिवेशन पर बीजेपी ने तंज कसा और परिवार से ऊपर उठकर सोचने की नसीहत दी। पार्टी परिवार की पार्टी होगी, उसमें यही व्यवस्था चलती है। बाद बाकी परिवार के कुछ सदस्यों को छोड़कर बाद बाकी लोग गुलाम की भूमिका में होते हैं। कल्पना सोरेन को बड़ा दायित्व मिल सकता है, तो ये स्वाभाविक है। ये तो हम बहुत दिनों से कहते आ रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय जनता दल, समाजवादी पार्टी, इवन कांग्रेस पार्टी, ये सब ऐसे राजनीतिक दल हैं इस देश में जिनका अस्तित्व ही किसी परिवार के स्वार्थ सिद्ध है। इधर जेएमएम ने कल्पना सोरेन को दुर्गा का स्वरूप बताया और दावा किया कि आसुरी शक्तियों का संहार कल्पना सोरेन ही करेंगी। बीजेपी की ओर से कसे गए तंज पर पार्टी ने नाराजगी जाहिर की और माफी मांगने की मांग की। भाजपा जैसे जो महासुर है, जो महिषासुर है, जो दानव है राजनीतिक तौर पे, उसके वध के लिए यदि नारी आई है सर्वशक्तिमान। ये वो लोग हैं जो अंग्रेजों की मुखबिरी करते थे, इन्हें तो लोग गुलाम ही नजर आएंगे।
ये मोदी के गुलाम हैं, इनको माफी मांगनी चाहिए। सीपी सिंह जी, आप इतने निचले स्तर पर जाकर के अगर राजनीति कीजिएगा तो आपका नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा। कल्पना सोरेन में कितनी काबिलियत है, ये विधानसभा चुनाव जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, बिहार के गेस्ट प्रोफेसर की उम्मीदें और भी ज्यादा बढ़ने लगी है। एक बार फिर शिक्षा विभाग के एसीएस एस सिद्धार्थ से मिलकर सभी ने सेवा अस्थायी या समायोजन करने की गुहार लगाई। गेस्ट प्रोफेसर ने एसीएस को बतौर उनकी तस्वीर भेंट की और बताया कि पिछले 6 साल से सभी सेवा देते आ रहे हैं, लेकिन अब तक किसी का सेवा समायोजन नहीं हुआ है और नौकरी जाने का डर सता रहा है। वहीं एसीएस ने आवेदन लेकर भरोसा दिया है कि इस पर विचार करेंगे। गेस्ट प्रोफेसर से बातचीत की न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने। राज्य भर के गेस्ट प्रोफेसर्स की सरकार से उम्मीदें बढ़ने लगी है, क्योंकि शिक्षा विभाग के एसीएस एस सिद्धार्थ ने भरोसा दिया है कि मैं जल्द ही इस पर विचार करूंगा। यानी तमाम जो गेस्ट प्रोफेसर्स हैं, देख सकते हैं रविवार का दिन है और एएन सिन्हा में एक कार्यक्रम के दौरान एसीएस से मुलाकात की है और अपना आवेदन भी सौंपा है कि अस्थायी किया जाए। सर से हम लोगों ने अपने मुद्दों को रखा। सर बोले कि +2 के वालों को जैसे किया गया है उसी के आधार पे हम लोगों ने भी अपने मांगों को रखा और सर से हम लोगों को बहुत सारी हम लोगों ने अपना समायोजन 65 होने के लिए समायोजन के लिए दिया, लेकिन सर ने बहुत सकारात्मक बोला। टीचर्स को भी उन्होंने किया है, तो हमें पूरी उम्मीद है कि हम लोग को भी वो करेंगे। उम्मीद है जी, पूरी उम्मीद है। कितने साल से संघर्ष कर रही है? हम लोग 5 साल से 5 से 10 साल से। क्या नाम है आपका? डॉक्टर साजिया परवीन, LKVD कॉलेज ताजपुर। अभी तो मुलाकात हो गई आप लोगों की, क्या उम्मीद लग रही है? काफ़ी उम्मीद बढ़ गई है और काफ़ी दिनों से हम लोगों का जो डिमांड था उसको आज जैसा लगता है कि आज ये उम्मीद जगी है और सर ने काफ़ी सौहृदयता के साथ, भूषणिक भाव के साथ काफ़ी हम लोगों के साथ समय बिताए और उम्मीद जताए कि आप लोगों की जो डिमांड है बनेंगे। हम लोग को उम्मीद ही नहीं बल्कि यकीन है कि सर हमारी बात मानेंगे और हम लोग काफ़ी दिनों से संघर्ष कर रहे हैं। और ऐसे भी देखा जाए तो हम लोग की जो रिक्रूटमेंट हुई है वो आयोग जो रिक्रूटमेंट अभी कर रहा है, उस जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसने अपनाया है, बिल्कुल सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए हम लोग की रिक्रूटमेंट हुई है। अगर देखा जाए तो चुनावी साल है और स्वास्थ्य विभाग में जो एनएचएम कर्मी हैं यानी संविदा कर्मी हैं, उनकी भी अब एक तरह से नौकरी पक्की हो गई है। सरकार ने उन्हें अस्थायी करने का फैसला ले लिया है, तो ऐसे में अब बच गए हैं गेस्ट प्रोफेसर्स। तो ऐसे में इनकी भी उम्मीदें बढ़ गई है, क्योंकि विधानसभा हो और विधान परिषद हो, दोनों सदनों में लगातार आवाज़ उठी है। अब एसीएस से इन लोगों ने मुलाकात की और एसीएस ने भरोसा दिया है कि जल्द ही इस पर विचार करूंगा। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। मोतिहारी से बड़ी खबर है, जहां एईएस के 2 मरीज मिले हैं। रक्सौल और पताही से मरीज मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम अलर्ट पर है। सभी अस्पताल में विशेष इंतजाम है। एईएस के लिए विशेष वार्ड तैयार किया गया है। सभी अस्पताल को अलर्ट रखा गया है। तो देखिए, 2 मरीज एईएस के मिले हैं और इसको लेकर के अब स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर है। सदर अस्पताल और बाकी अस्पतालों में विशेष व्यवस्था की गई है। जगह जगह हमारा जो है प्रचार प्रसार हो रहा है। हमारे सभी पीएचसी 2 बेड के, अनुमंडलीय अस्पताल 5 बेड के, सदर अस्पताल 10 बेड का एसी युक्त और सभी दवाइयों से परिपूर्ण और ट्रेंड स्टाफ के साथ हमेशा मुस्तैद है। और यातायात के लिए 102 एम्बुलेंस है और अगर किसी के पास 102 उपलब्ध नहीं होता है तो किसी भी गाड़ी से हमारे स्वास्थ्य केंद्र पर आएंगे, उनको वहाँ पर नगद भुगतान उनको किया जाएगा। लेकिन बच्चे को तुरंत लाएं, रात में भूखे नहीं सोने दें। भागलपुर के सबसे बड़े अस्पताल जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल में कोरोना के समय 2 ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए थे, लेकिन 2022 के नवंबर से ही यहां के दोनों ऑक्सीजन प्लांट बंद पड़े हैं और अस्पताल को बाहर से ऑक्सीजन खरीदकर मरीज को देना पड़ रहा है। सरकार से कई बार यहां के अधीक्षक गुहार लगा चुके हैं, लेकिन आज तक सुनवाई नहीं हुई है। वहीं अधीक्षक का ये कहना है कि जिस कंपनी ने ऑक्सीजन प्लांट लगाया है और उससे क्या करार हुआ है, उसका कोई कागज यहाँ नहीं है। जायजा लिया है न्यूज़ 18 संवाददाता आशीष रंजन ने। मैंने तो अभी ज्वाइन किया है 2 महीने पहले, तो मेरे पास इसकी पूरी जानकारी नहीं है। मैंने जब फाइल खोलने की कोशिश की तो मुझे फाइल पूरी तौर पे मिली नहीं, लेकिन जो भी फाइल मिली उसमें ये पता चला कि ये सब लगभग नवंबर-दिसंबर 2022 से ये दोनों प्लांट बंद है। और इस पर कई बार डॉक्टर महेश कुमार ने जैसा बताया उन्होंने कि उन्होंने भी कई बार ऊपर लिखा है इनके जिम्मेदार अधिकारियों को, लेकिन अभी तक उसमें कुछ भी नहीं किया जा सका है।
पूर्वी क्षेत्र के सबसे बड़े अस्पताल जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल में कोरोना के समय जो है 2 ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए थे। एक 300 प्रति मिनट के हिसाब से जो है देता था और दूसरा 2000 लीटर पर मिनट के हिसाब से जो है यहाँ पर प्लांट लगाया गया था ऑक्सीजन का। लेकिन 2022 से ही यह दोनों प्लांट जो है ऑक्सीजन का ये बंद पड़ा हुआ है। अस्पताल के अधीक्षक के द्वारा कई बार जो है पत्राचार बिहार सरकार को किया गया, लेकिन आज तक जो है कहीं से कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं 2 जनरेटर सेट भी इसके लिए लगाए गए थे। एक जनरेटर सेट को जो है अभी काम में लाया जा रहा है अस्पताल के काम में, और दूसरा जनरेटर सेट जो है बंद पड़ा हुआ है। अस्पताल अधीक्षक का भी कहना है कि कई बार इसको लेकर पत्र लिखा गया है। जिस कंपनी ने लगाया है उसका ब्यौरा जो है पटना में स्वास्थ्य विभाग के पास है, यहाँ उनके पास कोई फाइल नहीं है जिससे कि वो उस कंपनी को खबर कर सके, और इसके लिए लगातार जो है विभाग को पत्राचार किया जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं जो ऑक्सीजन जो है वो बाहर से खरीद कर जो है अस्पताल को लेना पड़ रहा है। लिक्विड ऑक्सीजन जो है हल्द्वानी और कलकत्ता से जो है मंगाया जाता है, जिसके बाद यहाँ पर उसको ऑक्सीजन को जो है मरीजों को दिया जाता है। और छोटे ऑक्सीजन सिलेंडर भी जो है यहाँ मंगाकर काम चलाया जा रहा है। लेकिन जब अपना यहाँ पर 2 ऑक्सीजन प्लांट है और वो बंद है, तो कहा जा सकता है कि सरकार की राशि का भी जो कहीं ना कहीं एक तरह से बर्बाद हो रहा है, जो खरीदना पड़ रहा है। अगर इसको ठीक करा दिया जाए तो कहीं ना कहीं अस्पताल में जो ये खर्च हो रहे हैं सरकार के, उसमें कमी आएगी और इस दोनों के चालू होने के बाद जो है राहत भी मिलेगी। अब देखने वाली बात है कि सरकार इस पर क्या कार्रवाई करती है और कब तक ये दोनों प्लांट जो है फिर से चालू होता है। आशीष रंजन, न्यूज 18 भागलपुर। पानी अनमोल है, इसे बचाना बेहद जरूरी है। इस बात को लेकर जगह जगह जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन आप चौंक जाएंगे जब हम आपको यह बताएंगे कि पानी को लेकर ज्यादा जागरूकता आज से करीब 400 साल पहले रांची में नजर आती थी। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है रांची का मदन मोहन मंदिर। ये खास रिपोर्ट देखिए। बिन पानी सब सून। आज इस कहावत को कोई भी अनसुना करने को तैयार नहीं दिखता। गर्मी के दिनों में पानी की किल्लत हमें पानी के मोल को समझाने को मजबूर करती है। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि आज से 360 साल पहले रांची में पानी बचाने को लेकर इससे ज्यादा जागरूकता थी। ये है रांची के काके के बोरैया में बना मदन मोहन मंदिर। 1665 में बने मदन मोहन मंदिर का निर्माण नागवंशियों के शासन काल में एक ब्राह्मण लक्ष्मी नारायण तिवारी ने कराया था। इस मंदिर के निर्माण से पहले ही यहाँ वाटर हार्वेस्टिंग को लेकर प्लानिंग कर ली गई थी। भगवान संदेश ये दे रहे हैं कि ये जो वाटर हार्वेस्टिंग है ये उसी समय से बनाया हुआ है। आज तक ये हार्वेस्टिंग जो यहाँ पे बना हुआ आज तक नहीं भरा हुआ है और न ये कुआं कभी सूखता है यहाँ से। 1665 में ग्रेनाइट पत्थर से बना मदन मोहन मंदिर भले ही 358 साल पुराना हो, लेकिन जल संरक्षण का ये पुराना मॉडल आज भी नए मॉडल पर भारी नजर आता है। माना जाता है कि इस हौज में गिरने वाला पानी पास के ही एक तालाब में जाकर मिल जाता है, जो आसपास के पूरे इलाके में जलस्तर को आज भी मेंटेन रखता है। आज इसी का नतीजा है कि बोरैया में मदन मोहन मंदिर के आसपास के इलाके में किसी भी घर में जलस्तर को लेकर कभी समस्या नहीं हुई। कहेंगे कि झारखंड राज्य या देश में आज जैसा पानी का किल्लत हो रहा है, हर लोग को ये वाटर हार्वेस्टिंग का व्यवस्था करना चाहिए ताकि भविष्य में जो पानी का किल्लत जो गंभीर विषय बनता जा रहा है उससे बचा जा सके। कभी सूखा नहीं है यहाँ, न बोरिंग न कुआं, कभी पानी का किल्लत हुआ ही नहीं है। बोरिया में भरपूर पानी सभी को मिला है। न हमारा मदन मोहन मंदिर का कुआं सूखा है आज तक, और न हमारा घर का कुआं सूखा है, न बोरिंग सूखा है बोरिया का। भले ही आधुनिक युग में कितनी भी नई तकनीक आ गई हो, लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि पुराने समय की कुछ तकनीक ऐसी हैं जो आज की आधुनिक तकनीकों पर भारी है। ये मंदिर तो मंदिर है ही, आराधना की जगह, भक्ति की जगह तो है ही, साथ में एक संदेश की जगह है कि पानी आज की जरूरत है। पानी का अगर कह सकते हैं कि बचत करेंगे तो पानी हमेशा हमारे साथ चलेगी। और मंदिर ये बता रहा है, लड्डू गोपाल ये बता रहे हैं कि पानी को बचाइए, और जब पानी को बचाएंगे तो फिर कभी आपको प्यास के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा।
कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। बारिश, आंधी और तूफान बिहार में कहर बरपा रहा है। कई जिलों में आंधी और बारिशों से तबाही है। ठनका गिरने से लोगों की जान चली गई है। खास रिपोर्ट देखिए। बिहार में आंधी, तूफान और बेमौसम बारिश का कहर जारी है। कई जिले में बारिश और आंधी ने कोहराम मचाया है। सीवान में तेज आंधी और तूफान में दीवार गिरने से एक बच्चे की मौत हो गई। बच्चे की मौत के बाद परिजनों में चीख पुकार मच गई। तेज आंधी में एक विशाल पेड़ घर पर गिर गया। आने में 11 बजे, 11:30 बजे आने में कैसे मरवा बा देवलिया पर इतने दिवाली घर बा गानिया में गिरल देवलिया जगा गई। बेतिया में अचानक मौसम बदल गया। जिले के कई इलाकों में तेज तूफान के साथ बारिश शुरू हो गई। ओलावृष्टि से किसानों को भारी नुकसान हुआ है। गेहूं की तैयार फसल और आम का मंजर ओलावृष्टि के कारण बर्बाद हो गया है। वहीं तेज तूफान और बारिश के कारण दिन में ही अंधेरा छा गया है। भागलपुर में बारिश से भोलानाथ फ्लाईओवर के पास जल जमाव की स्थिति बनी हुई है। सड़क का नजारा नदी सा नजर आ रहा है। लोग जान जोखिम में डालकर नाले के ऊपर बने स्लैब से होकर आना जाना कर रहे हैं। जल जमाव से निजात दिलाने के लिए नगर निगम के दावे भी यहाँ खोखले नजर आ रहे हैं। आंधी और बारिश ने बेगूसराय में भी जमकर कहर बरपाया है। आंधी और बारिश ने किसानों की कमर तोड़कर रख दी है। खासकर समूहों के किसानों को भारी नुकसान हुआ है। 2000 बीघा में लगी मक्के की फसल तबाह हो गई है। अकबरपुर बरारी पंचायत में लगभग 2000 बीघा जमीन। ये स्थिति है जैसे लगता है कि जो कोई खेत बाव करते हैं तो उसको चौकी से उस टाइप से सारा फसल बर्बाद हो गया है। लाख नहीं करोड़ों की लागत लगी और पकी हुई फसल, यानी कटनी शुरू हो रही थी और दमाई भी शुरू हो रही थी। कटनी काट के बोझा जो बांधा गया वो अभी खेत में ही रह गया। जहानाबाद में आंधी बारिश के चलते एक युवक की पेड़ के नीचे दबकर मौत हो गई। तेज आंधी के चलते ताड़ का पेड़ युवक पर गिर गया और युवक की दर्दनाक मौत हो गई। गोपालगंज में आंधी तूफान से भारी नुकसान हुआ है। ठनका गिरने से एक किसान की मौत हो गई। गोपालगंज बेतिया हाईवे पर कई जगह पेड़ गिरने से यातायात घंटों बाधित रहा। बारिश से गेहूं की फसल को भारी नुकसान हुआ है। न्यूज 18 के लिए सिवान से संवाददाता मृत्युंजय सिंह, बेतिया से मुन्ना राज, भागलपुर से आशीष रंजन, बेगूसराय से संतोष कुमार, जहानाबाद से राजीव रंजन विमल और गोपालगंज से गोविंद कुमार की रिपोर्ट। और सीबीआई सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, जहां बेल्जियम में मेहुल चौकसी की गिरफ्तारी की खबर है। पीएनजी घोटाले का आरोपी गिरफ्तार किया गया है। भारतीय एजेंसी की अपील पर यह गिरफ्तारी की गई है। मेहुल को भारत लाने की कोशिश तेज कर दी गई है। तो देखिए, सीबीआई सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां मेहुल चौकसी को लेकर के ये बड़ी गिरफ्तारी मानी जा रही है। बेल्जियम से गिरफ्तारी मेहुल चौकसी की हुई है। पीएनजी घोटाले का आरोपी जिसकी गिरफ्तारी की खबर सामने आ रही है और बताया जा रहा है कि इस गिरफ्तारी के बाद मेहुल को भारत लाने की कोशिश तेज है। शंकर आनंद हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़े हुए हैं। शंकर, मेहुल की गिरफ्तारी, क्या तैयारी भारत लाने को लेकर? निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरह से मेहुल चौकसी की गिरफ्तारी हुई है, ये इस वक्त की बेहद इम्पोर्टेंट खबर कही जा सकती है। और जिस तरह से मेहुल चौकसी की गिरफ्तारी की जो जानकारी मिली है, हमारे सीबीआई के सूत्र ने इस खबर की पुष्टि की है और गिरफ्तारी के बारे में बताया गया है कि बेल्जियम से गिरफ्तारी हुई है। मेहुल चौकसी के खिलाफ बेहद संगीन आरोप लगे थे और जिस तरह से इस मामले की गंभीरता को देखते हुए उस वक्त में जब उसे मेहुल चौकसी को इस बात का भनक लग गया था कि उसकी गिरफ्तारी भारत में हो सकती है, तो उसके बाद उसने पिछले कुछ साल पहले ही जिस तरह से देश छोड़कर फरार हो गया था। लेकिन बेल्जियम में जिस तरह से मेहुल चौकसी की गिरफ्तारी हुई है, निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में उसे भारत में प्रत्यर्पण कराया जाएगा और कराने के बाद उसके खिलाफ भारतीय कानून के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। निश्चित तौर पर कह सकते हैं इस वक्त की ये बड़ी खबर और महत्वपूर्ण खबर कही जा सकती है। जी चलिए, शुक्रिया शंकर इस अपडेट के लिए आपका। तो देखिए, सीबीआई सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आई मेहुल चौकसी को लेकर के कि जो फरार था
भारत छोड़ चुका था, उसकी गिरफ्तारी बेल्जियम से हो चुकी है और अब तैयारी की जा रही है। भारत लाने की जो कोशिश से तेज हुई है। पीएनजी घोटाले का यह आरोपी है और भारतीय एजेंसी ने अपील की थी, जिसके बाद से इसकी गिरफ्तारी, बड़ी गिरफ्तारी हुई है। और एक बार फिर से रुक करेंगे मौसम के मिजाज का, तो देखिए शेखपुरा में तेज बारिश और आंधी से सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। ईंट भट्टा संचालक को इसका नुकसान हुआ है। मिट्टी से बनी चिमनी में जाने से पहले ही बारिश की वजह से खराब हो गई। एक चिमनी भट्टा मालिक को करीब 8 से 10 लाख का नुकसान हुआ है। शेखपुरा में भी 25 से ज्यादा ईंट भट्टा को नुकसान हुआ है। ऐसे में अनुमान ये लगाया जा रहा है कि नुकसान सबसे ज्यादा ईंट भट्टे वाले लोगों को हुआ है, उनके मालिकों को हुआ है। शेखपुरा में तेज आंधी और बारिश के कारण काफ़ी नुकसान हुआ है। सबसे ज़्यादा परेशानी जो ईंट भट्टा संचालकों को हुआ है कि बड़े पैमाने पर जो मिट्टी की ईंट बनाया जा रहा था वो बिल्कुल सब पानी में बर्बाद हो गया है। आप देख लीजिए काफ़ी क्षति कहा जा रहा है। मैंने सबसे ज़्यादा क्षति अगर हुआ है तो वो ईंट भट्टा मालिकों को हुआ है। जो निर्माण लगभग मिट्टी का ये बन चुका था, पकने वाला था, लेकिन इसके पहले ही बारिश ने सारा बर्बाद कर दिया है। हम जानते हैं संचालक से क्या क्या परेशानी हुई है आपको, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ सुरेंद्र यादव। कौन ईंट भट्टा है ये? क्या क्या परेशानी बारिश और तूफान से हुआ? कोयला सब बह गया, ईटा भी फंस गया। लगभग कितना बर्बाद हुआ होगा? 8-9 लाख। 8 लाख का बर्बाद हो गया। बर्बादी हुआ। ज्यादा क्या बर्बाद हुआ है? सबसे ज्यादा ईटा बर्बाद हुआ, कच्चा ईटा। कच्चा ईटा था ना। तो निश्चित रूप से जो ईंट भट्टा का संचालक हैं, इनका मानना है कि प्राकृतिक का मार पड़ा है। ऐसी स्थिति में जिला प्रशासन को चाहिए कि जो टैक्स वगैरह है इसमें रियायत निश्चित रूप से बरती जाए ताकि इनको कुछ राहत मिल सके। अजीत कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 शेखपुरा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।